अब हम काम करेंगे एक डिफरेंट और एक बड़े ही अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के ऊपर जिसका नाम है ई कॉमर्स डेटा। तो पहला काम आपने क्या करना है, ई कॉमर्स डेटा के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, और इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो ये एक फोल्डर में आ जाएगा, जिप फॉर्म से निकल जाएगा। अब इस फोल्डर के अंदर आज हम सिर्फ एक सब फोल्डर को टारगेट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकियों की तरफ चलेंगे। और आज हम करने जा रहे हैं यूटी पीएनएल को। पीएनएल की एक फाइल जिसका नाम 2025 है, ये मैं करके दूंगा। 2026 आपने करनी है, या बल्कि मैं दोनों ये कर देता हूं। पीएनएल की आप बैलेंस शीट कर लीजिएगा। पहले इसको खोल के देख लेते हैं पीएनएल के अंदर है क्या। पीएनएल बेसिकली अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है तो मैं बता देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये। अब इसमें अगर आप देखो तो एक कॉलम है जिसका कोई हेडर नहीं है, इसके अंदर जीएल कोड्स आ रहे हैं या अकाउंट आईडीज आ रही हैं। दूसरा कॉलम है जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा सिर्फ टॉप पे हुआ है, नीचे नहीं लिखा हुआ। ये देखें सारा ब्लैंक है। तीसरा एक कॉलम है जिसके अंदर ये देखें, इसका भी टाइटल नहीं है, अकाउंट्स के नाम लिखे हुए हैं। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से लेके जून तक, और फिर टोटल लिखा हुआ है। तो ये फाइनेंशियल ईयर है 2025 का, यानी कि जुलाई 24 से लेके जून 25 तक का ये सारा डेटा है, और नीचे इसके नंबर्स आ रहे हैं। हमें ये डेटा किस फॉर्म में चाहिए? पुराने स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी आइडिया है, नयों को मैं ये बता देता हूं कि मुझे ये डेटा इस तरह से चाहिए ताकि मैं इसको पावर बीआई में रिपोर्टिंग पर्पज के लिए यूज कर सकूं। मेरा पहला कॉलम होगा जिसमें अकाउंट आईडीज या जीएल कोड लिखे होंगे। दूसरे कॉलम के अंदर मैं लिखूंगा अकाउंट्स। तीसरे कॉलम में मैं लिखूंगा मंथ। चौथे में अमाउंट। पांचवें में ईयर। और छठे में मैं लिखूंगा यूएसए है या यूटी है। और सातवें कॉलम के अंदर पीएल है या बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट के लिए बीएस यूज कर लेंगे, और पीएनएल के लिए पी एन और एल, जो इस तरह से होगा पी एन और एल, ये हम यूज करेंगे। तो ये इस तरह से डेटा है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है। एक फाइल को ट्रांसफॉर्म करते हैं थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये समझ में आ गई तो समझ लो कि आपको पावर क्यूरी फिंगर टिप्स पे आ गई है। नई फाइल ओपन कर लें, और ये फाइल किस में है पहले ये देख लें, ये फाइल किस फॉर्मेट में है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो पुराना वर्जन था 97 2003 उसके अंदर, लेकिन है ये वर्कशीट ही, तो हम इसको इसी तरह से ले लेते हैं यहाँ पे एक्सेल की फाइल। और डेटा के अंदर मेरे पास है जी फाइनेंशियल डेटा, और इस फाइनेंशियल डेटा के अंदर यूटी पीएनएल है। 2025 मैंने कहा था कि मैं आपको 2025 और 26 को ट्रांसफॉर्म करके दे देता हूँ। एक फाइल आ गई मेरे पास यहाँ पे, ये इसका नाम शीट्स है, शीट वन है। तो इसको मैं जरा रीनेम कर लेता हूँ ताकि मेरे पास इसको ट्रांसफॉर्म करना जरा इजी हो जाए। अच्छा, एक को हम यहाँ से ले लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दूसरे को हम पावर क्यूरी से गेट करते हैं ताकि वो भी समझ में आ जाए कि पावर क्यूरी से डेटा गेटिंग कैसे होती है। अब इसके अंदर एक एरर भी है, उसको भी हम देखेंगे। एरर एक नहीं है बल्कि दो एरर्स हैं, उसको भी हम रिमूव करेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले ये कर लें, इसको रीनेम किधर गया इसका, कॉलम न्यू कॉलम, ये आ गया यूटी यूटी पी एन एल 25, ये मैंने इस फाइल का नाम रख दिया है। ठीक है, अब इसको जरा ले चलते हैं पावर क्यूरी एडिटर में, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करके ओपन करते हैं। ये उसी तरह से डेटा हमें नजर आ रहा होगा जैसे वहां पे था। अब एरर क्या है, कॉलम वन के अंदर एरर आ रहे हैं। एरर मैं आपको दिखा देता हूँ किस वजह से है। एरर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे सबसे जो लास्ट रो थी ना, अगर आप इस फाइल को भी अपने पास ओपन कर लो तो उसमें लिखा हुआ था कॉपीराइट समथिंग और इस तरह की चीजें। ये वो एरर हैं, ये रोज हमें चाहिए भी नहीं बेसिकली। तो इसके अंदर हमारे पास दो एरर हैं, ये हम रिमूव कर लेंगे। और टोटल का कॉलम हमें नहीं चाहिए, ये हम डिलीट कर देंगे। मंथ को हमें ट्रांसफॉर्म करके एक कॉलम के अंदर लेके आना है। इसकी जो ब्लैंक रोज है ये खत्म करनी है, जिनके अंदर नल आ रहे हैं ये सारी हमें नहीं चाहिए। और ये भी रिमूव करके जो कॉलम टू है इसकी जगह पे हम एक कॉलम नया ऐड करेंगे पीएनएल का। अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप वन, हमने क्या करना है कि इस पे, इस कॉलम के अंदर जो एरर्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। कैसे रिमूव करेंगे? आपने जाना है जी ट्रांसफॉर्म के ऊपर, रिप्लेस वैल्यूज और रिप्लेस एरर्स।
जहां पे एरर लिखा हुआ है उसको NULL स्मॉल में लिख के ओके कर दें। नल का मतलब होता है ब्लैंक। एरर खत्म हो गई यहां से, कोई एरर नहीं रह गया इसमें। कॉलम 2 इसको आपने सिंपली यहां से रिमूव कर देना है। इसी तरह से जो टोटल का कॉलम है ये भी आपने रिमूव कर देना है। अब ये कॉलम्स हमारे हो गए डिलीट। ठीक है, बाकी मेरे पास कुछ इस तरह से कॉलम्स आ गए हैं। जो कॉलम 1 है इसके ऊपर डबल क्लिक करें, राइट क्लिक करें, आपकी मर्जी है, लेकिन आपने इसी तरह से लिखना है जिस तरह से मैं लिख रहा हूं, GL कोड और उसके दरमियान में स्पेस मैंने नहीं लिखी। अगर आप स्पेस लिखेंगे तो तमाम फाइल्स के ऊपर आपने स्पेस लिखनी है। और कॉलम 3 के अंदर जो कॉलम 3 है इसका नाम आप रख दें अकाउंट। बस इतना काम करना है। अब आपने GL कोड को और अकाउंट इन दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म पे देखें, यहां पे लिखा है अनपिवट कॉलम्स, इसके साथ एरो है, एरो पे क्लिक करेंगे और इसमें लिखा हुआ है अनपिवट अदर कॉलम्स, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसमें रह जाएंगे सिर्फ 4 कॉलम। क्या नाम है उसका? GL कोड, अकाउंट, एट्रीब्यूट और वैल्यू। ब्लैंक ऑटोमेटिकली खत्म हो गए इसमें से, ब्लैंक्स नहीं रह गए। जो एट्रीब्यूट है इसका नाम आप यहां से चेंज करके कर दो MONTH, और ये आपको याद रखना है, आपने M कैपिटल रखा है और बाकी सारा स्मॉल है। और वैल्यू को आप यहां से कर दो A कैपिटल, अमाउंट। अब ये 4 हो गए। मैंने कितने कॉलम बताए थे आपको मुझे चाहिए? मुझे 7 कॉलम चाहिए। हम एक कॉलम ऐड करते हैं। ऐड कॉलम में जाएं, कस्टम कॉलम पे क्लिक करें और इसका नाम हम रख देंगे कंट्री, COUNTRY। मेरे स्पेलिंग गलत हैं तो भी यही रखने हैं हमने। और इसके अंदर आप लिख दें UT। अब ये UT लिखें, ऑस्ट्रेलिया लिखें, एक ही चीज है। और इसको आपने कर देना ओके। तो अब आपके पास एक और कॉलम ऐड हो गया जिसके अंदर कंट्री लिखा हुआ है। फिर आपने कस्टम पे क्लिक करना है और इसमें आपने लिख देना है टाइप। और टाइप है इसकी, ये डबल कोटेशन मार्क में लिखना है बाय द वे। जो भी टेक्स्ट लिखोगे फार्मूला में वो डबल कोटेशन मार्क में है। और यहां पे हम लिख देते हैं PNL और इसको भी हम ओके कर देते हैं। एक लास्ट चीज रह गई है ईयर। उसके लिए हम एक और कस्टम कॉलम ऐड कर लेते हैं YEAR और इसके नीचे हम लिख देते हैं 2025। फिजिकल ईयर है तो इसको 2025 कर देते हैं। अब मेरे पास आ गया फिजिकल ईयर भी आ गया, मंथ भी आ गया, टाइप भी आ गया, UT, और ये 7 कॉलम मेरे पास पूरे हो गए। उसके बाद अब आपकी असाइनमेंट क्या होगी, जो इसके अप्लाइड स्टेप्स हैं ये आप, लेकिन ये असाइनमेंट नहीं है, ये आगे चल के जब करते रहेंगे ना तो नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट दूंगा। सॉरी, ये असाइनमेंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी, अभी समझें इसको। अब आपने होम पे जाना है, न्यू सोर्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी CSV का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप CSV पे क्लिक करेंगे और जो UTP है, सॉरी ये CSV तो नहीं था, ये तो एक्सेल था। एक्सेल के करेक्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 2026 वाला जो है इसको आप ऐड कर लेंगे। अब 2026 में भी उसी तरह का डेटा है लेकिन कॉलम कम हो गए हैं। अच्छा, इसको हम पहले लोड करते हैं फिर इसको रीनेम कर लेंगे। अगेन इसमें भी एरर आएंगे कॉलम के अंदर, वो रिमूव कर लेते हैं। शीट 1 पे आप क्लिक करें और यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर जाके इसका नाम आपने रखना है UT PNL 26। तो ये अब टेबल का नाम चेंज हो गया। एरर के बारे में मैंने क्या बताया था? ट्रांसफॉर्म पे जाना है, रिप्लेस वैल्यूज में जाके एरर को नल के साथ रिप्लेस कर देना है। ये उस सूरत में है जब मुझे पता है कि मेरे इस डेटा के लास्ट पे जो 2-3 रोज हैं उनमें एरर आता है। अगर इसके अलावा एरर है तो पहले आपने आइडेंटिफाई करना है एरर क्यों आ रहा है। डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। अब इस कॉलम को रिमूव कर दें और बाकी आपके पास क्या बचा? जुलाई, अगस्त और टोटल। टोटल को आपने कर दिया यहां से रिमूव। ठीक है, जुलाई और अगस्त आ गया और ये वैल्यूज आ गई। इसका नाम क्या रखा था हमने? GL कोड। और दूसरा कॉलम का नाम हमने रखा था अकाउंट, ACCOUNT। ये आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, असाइनमेंट के बाद टाइम मिलता है तो, अदरवाइज ये नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू रहेगा। पहले 2 कॉलम आपने सिलेक्ट करने हैं। अगेन ट्रांसफॉर्म, अनपिवट कॉलम्स और अनपिवट अदर कॉलम्स। अच्छा, मैं अदर कॉलम्स को क्यों कर रहा हूं? अनपिवट कॉलम्स भी तो कर सकता था मैं। अदर कॉलम इसलिए कर रहा हूं कि कल को कोई नया कॉलम ऐड होता है, जैसे जुलाई अगस्त आ गया, सितंबर आएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आएगा, तो वो कॉलम ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म होते जाए। इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और अदर कॉलम जितने भी हैं सबको ट्रांसफॉर्म कर देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं टोटल खत्म कर रहा हूं।
अब एट्रीब्यूट के अंदर इस दफा क्या हो रहा है, जुलाई के साथ एन वाई एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम इसको स्प्लिट करके एन वाई को हटा देते हैं बाय, और इसके साथ हम इसको स्प्लिट करते हैं, लेफ्ट मोस्ट स्पेस को कर दें, तो ये दो डिफरेंट कॉलम बन गए, एक में मंथ आ गया और एक एट्रीब्यूट 2 है, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं कर देता हूं रिमूव, लेकिन नहीं, इसको हम दोबारा करते हैं स्प्लिट ताकि आप लोगों को याद हो जाए। यहां तक ओके हो गया, एट्रीब्यूट 1 पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद स्प्लिट कॉलम पे गया, फर्स्ट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया, स्पेस ऑटोमेटिकली उसने पकड़ लिया कि ये आपकी जो वैल्यूज है स्पेस के साथ सेपरेट हुई हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट और ईच अक्रंस। हमें मंथ चाहिए जो कि लेफ्ट मोस्ट है, तो हम लेफ्ट मोस्ट को सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। अब 2 कॉलम बन गए, एक में मंथ लिखा हुआ है और दूसरे में स्पेसेस जितनी भी हैं प्लस एनवाई आ गए। अब ये जो एट्रीब्यूट 2 है इसको हम रिमूव कर देते हैं और एट्रीब्यूट 1 का नाम हम रख देंगे मंथ, जबकि वैल्यू का नाम हम रख देंगे अमाउंट। अब वो कस्टम कॉलम जो ऐड करने हैं हमने, ऐड कॉलम में जाएंगे, पहला कस्टम कॉलम, तरतीब का कोई मसला नहीं है, तरतीब आप जो भी रखेंगे ठीक है, वाई ई ए आर ईयर 2026, ये हमने एक कॉलम ऐड कर लिया। दूसरा कॉलम हम कौन सा ऐड कर रहे हैं जी, कंट्री, और ये है यूटी, यूटी टेक्स्ट है तो इसको आप डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे। और तीसरा कॉलम आपने ऐड करना था पीएनएल का, तो वो है टाइप पीएनएल, और इसको भी आपने ओके कर दिया, तो इसके 7 कॉलम पूरे हो गए हैं। यूटी पीएनएल 25 और 26 दोनों आ गए मेरे पास। अब अगला काम क्या करना है, तो यहां पे जाके मैं इसको स्टॉप करूंगा, फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊंगा। अगला काम आपने ये करना है कि होम टैब के ऊपर एक और चीज है आपके पास, अपेंड क्वेरीज, ये देखें पहले मर्ज किया था ना, अपेंड के ऊपर भी आपने एज अ न्यू करना है, और न्यू में ये 2 क्वेरीज हैं, एक 26 है और एक 25 है। कोई एक टेबल ऊपर सेलेक्ट कर लें, कोई दूसरा टेबल नीचे सेलेक्ट करके इसको ओके कर देंगे, तो ये आपके पास एक नया टेबल बन जाएगा जिसमें सारा डेटा आ गया, 7 कॉलम्स हैं, और अगर आप यहाँ पे फिल्टर लगाओगे ईयर में तो आप देखो 25 भी आ गया, 26 भी आ गया, सारे का सारा डेटा एक टेबल के अंदर आ गया। और इसका नाम हम रख देते हैं यहाँ पे, राइट क्लिक, रीनेम यूटी पीएनएल, और उसके बाद इसको क्लोज करें, अप्लाई करें। आपका यूटी पीएनएल का डेटा जो है वो आ, मुकम्मल तौर पे ट्रांसफॉर्म होके आपके पास आ गया। अब इसके अंदर आपने मैनिपुलेशन भी की है और क्लीनिंग भी की है, और ये देखें ये यूटी पीएनएल का डेटा यहाँ पे आपके पास शो हो गया। अब चूंकि पीएनएल 25 26 मेरे किसी काम के नहीं है, तो इनको यहाँ से जाके ये आई का जो बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करके मैं हाइड कर दूंगा, ताकि रिपोर्ट के अंदर मुझे नजर ना आए। जब मैं विजुअल्स बिल्ड कर रहा हूं तो मेरे पास एक यूटी पीएनएल के नाम से एक ही टेबल हो जिसके 7 कॉलम है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट को भी ऐड करेंगे यूटी की, और उसको भी इसका पार्ट बनाएंगे। फिर हम यूएसए की बैलेंस शीट, यूएसए का जो पीएनएल है उसको ऐड करेंगे, उसको भी इसका पार्ट बनाएंगे। तो फिर हमारे पास ये टोटल आई थिंक 8 टेबल बन जाएंगे, 8 डिफरेंट फाइल्स को हम एक टेबल में लेके आएंगे। ये हमारा गोल है इसको ट्रांसफॉर्म करने का, और उसके बाद इसके ऊपर हम एक प्रोजेक्ट भी बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से तो जरूर पूछते हैं प्लीज। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? जी राशिद साहब। सर एक आपने जो मेरी बात सर आ रही? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोले। सर एक आपने जो जी गोल्ड का नाम दिया, नेमिंग कन्वेंशन जो आपने दी है, हाँ हाँ, इसके लिए भी कोई है या ये हम अपने पास से जो फिट बैटरी हो वो दे दें? ये ये नेमिंग कन्वेंशन आप इसकी बात करें जो यूटीपीएनएल मैंने लिखा है। ये भी, और जो आपने कॉलम में लिखा था पहले में जी गोल्ड। नहीं, वो मैंने जीएल कोड लिखा है। जीएल जी कोड जी। कहते हैं जनरल लेजर को, वो उसका नाम ही है बेसिकली उस कॉलम का। हम्म। वो आपको क्लाइंट से पूछ लेंगे जब आपके पास कोई इस तरह का डेटा आता है ना, और आपको समझ में नहीं आ रही, आप क्लाइंट से पूछ लें कि इस कॉलम का नाम क्या है।
तो हमारे पास जीएल कोड है, हमारे पास अकाउंट है, और उसके बाद उसका वो बाकी डिटेल्स आ रही हैं। सर एक दफा जो असाइनमेंट है वो एंड पे रिपीट कर दीजिए। जी जरूर, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी, सात सुमरो। सर ये एक्सेल की पावर क्यूरी और पावर बीआई की पावर क्यूरी दोनों में फ़र्क बताएँ क्या है मतलब? कुछ भी नहीं है फर्क, एक सेम ही जैसी है? है। कुछ फर्क नहीं है। पावर क्यूरी 3 जगह पे यूज हो रही है, एक्सेल के अंदर, वीएस कोड के अंदर और पावर बीआई के अंदर। बेसिकली पावर बीआई ठीक ना पावर बीआई, जो पावर क्यूरी है ना तो ये पावर बीआई का पार्ट है ना ही एक्सेल का पार्ट है। ये 2013 में एक्सेल के अंदर एज अ एड ऑन आया था, डेटा को क्लीन और ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन बाद में इसको उसके अंदर इंस्टॉल करके भेजा दिया जा रहा है। ठीक है सर। फिर दूसरा सवाल ये था कि एक इंजीनियर के लिए फाइनेंशियल डेटा और बिज़नेस डेटा दोनों समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे है? तो इससे फ़ैमिलियर होने के लिए क्या हम टिप्स अप्लाई करें? कहाँ कौन से सोर्स हम फ़ॉलो करें ताकि कल हम क्लाइंट के साथ बात करें, तो हमें उसका डेटा समझ में आए? अब ये हम डेटा समझ उसके ऊपर क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसको हमें समझ में नहीं एनालाइज़ आती है करने डेटा में के बड़ा ऊपर। मसला होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहली आप चीज आपने ये जेहन में रखना है कि अगर आपने फाइनेंस नहीं पढ़ी हुई, तो आप कोशिश करें फाइनेंशियल डेटा के प्रोजेक्ट्स ना लें। मुझे फाइनेंस को समझने में 5 साल लगे हैं। मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, उसमें 5-6 साल से जॉब कर रहा हूँ, तब मुझे चीजें उसकी समझ आई। अच्छा यार, ये इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, ये बैलेंस शीट क्या है, इसके अलावा जीएल क्या होता है, जनरल लेजर क्या चीज होती है। ये सारी चीजें मुझे वहां पे समझ आई हैं। मुझे वहां पे जाके समझ आई है कि अच्छा, जो एंड पे बैलेंस है ना, वो जीरो होना चाहिए। पहले मैं कहता था यार ये जीरो क्यों करते हैं, समझ में नहीं आती इस चीज की बात। सो आप इसके ऊपर ज्यादा वो ना करें। ई कॉमर्स का डेटा सिंपल है, वो आप इजीली समझ सकते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। आप अगर किसी एक चीज मेरी ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। आपने जिस फील्ड में एजुकेशन ली है, वो कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, आपने कोशिश करनी है उसी फील्ड को टारगेट करके डेटा एनालिस्ट बनो। तो आप बन जाएंगे, मिसाल के तौर पे, फाइनेंशियल डेटा एनालिस्ट, मार्केटिंग डेटा एनालिस्ट, या एचआर डेटा एनालिस्ट। जब आप उस स्पेशलाइजेशन के साथ जाओगे ना, तो अगर मिसाल के तौर पे हम दो बंदे इंटरव्यू में हैं, एक मैं हूं जो कि बहुत अच्छा एनालिस्ट हूं, और एक आप हैं जो बहुत अच्छे एनालिस्ट नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छे फाइनेंशियल बंदे हैं, फाइनेंस के बहुत अच्छे बंदे हैं, तो आपको हायर कर लिया जाएगा। क्योंकि मुझे, मेरे पास जब आएंगे ना, मैं, ठीक है मैं डेटा को एनालाइज कर सकता हूं, मैं उनका सर खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे चीजें समझ नहीं आनी। आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको प्रेफर करेंगे। सो आपने अपनी फील्ड के रेलेवेंट डेटा के ऊपर वर्किंग करते रहना है। और आपकी फील्ड की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। दुनिया को आप, दुनिया की जो मार्केट है उसमें आप एंड होने जा रहे हैं, तो आपको काम आसानी से अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ जी, फुरकान साहब। फुरकान की पहले मेरे ख्याल में आवाज नहीं का मसला था, शायद अभी भी है। नहीं, पहले अहमद शकील का था। सर अब आवाज आ रही है आपको? जी जी। सर मैं कहते जो आपने पावर बीआई के अंदर डेटा मर्ज किया है, जो फैक्ट डेटा के साथ बाकी डायमेंशन डेटा ऐड, यानी कि जो टेबल्स के जो डेटा ऐड, सर वो क्योंकि उसको समझ नहीं है। सॉरी, दोबारा पूछें। फाइनेंशियल डेटा के ऊपर मैं जाता हूँ वापस यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कहूँगा आपने जो पावर बीआई के अंदर जब आपने फैक्ट टेबल का डेटा वो आप यानी कि डायमेंशन टेबल हाँ डेटा हाँ वो हाँ आपने हाँ। मर्ज किया ना, वो उसकी क्यों समझ किया है ये समझ नहीं है, वो सिर्फ हमने सीखने के लिए किया है कि ये काम भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, और वही आपको असाइनमेंट सही दी है। लेकिन एक्चुअल में आपने इसको अवॉइड करना है। सीखना जरूर है, सही लेकिन एक्चुअल में अवॉइड करना है। सही। अच्छा, इमरान का क्वेश्चन है, सर जिसने कंप्यूटर साइंस स्टडी किया हुआ है वो क्या टारगेट करे? मुझे समझ नहीं आई इमरान, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं आपसे एक दो बार डिस्कशन करके। उसके बाद मेरे पास इकरा इजाज। फुरकान का हो गया ना? जी इकरा। नो। इकरा जुबैर।
जी सर, मैंने ये पूछना है कि अभी जिस तरह से हमें एक रॉ फॉर्म ऑफ डाटा मिली है, ठीक है? अगर हमें इस तरह से डाटा मिलता है, तो आपने जो नाम उनको दिए हैं, वो तो हम जो उनके अंदर डाटा है, उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर हमें डाटा को पहले स्टडी करेंगे, ये डाटा क्या चीज़ कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको नाम देंगे या कोई स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड नेम है जो हमें देने हैं? प्लस मुझे ये पूछना है कि जो कॉलम्स आपने डिलीट किए हैं, हाँ, उनको किस बेसिस पे किया है कि हम या पहले ये देखेंगे कि जो डाटा आया है, वो हमसे क्या माँग रहा है और हमने किस पे वर्किंग करनी है, तो ये हमें ज़रूरत नहीं, हम इसको डिलीट कर दें। क्या अच्छा, इसकी मैं थियरी इसमें ना होगी? आपको एक चीज बताता हूँ। टोटल का कॉलम कभी भी हम अपने डेटा में नहीं रखते। टोटल का कॉलम हम खुद कैलकुलेट करते हैं, इसलिए मैंने टोटल रिमूव किया था। ब्लैंक कॉलम की हमें जरूरत नहीं होती, मैंने ब्लैंक कॉलम इसलिए रिमूव किया था। जो डेटा के मेटा डेटा है या जो उसके कॉलम का टाइटल है, वो आपका क्लाइंट आपको बताता है क्या है, कि यहाँ पे जीएल कोड आएगा, यहाँ पे अकाउंट आएगा, यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा। मंथ तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि ये कॉलम है, इसका नाम मंथ हो सकता है। सो वो हमें क्लाइंट बताएगा, और जब हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं ना, जब हमें वो हायर कर लेता है, हमें काम देना शुरू करता है, तो हमें डेटा पढ़ के सुनाता है सारा। तो आपने वो रिकॉर्ड करके बार बार उस वीडियो को देखना है, ताकि डेटा की अंडरस्टैंडिंग बने आपकी। डेटा पढ़ना आ गया आपको, तो फिर आप बड़ी आसानी से वो कर सकते हैं सारी चीजें। अगेन कॉलम नेम मैंने आपको बता दिया, आपका क्लाइंट आपको बताएगा कॉलम का नाम क्या है, और कॉलम रिमूव जिन रीजंस में मैंने किए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपका क्लाइंट भी बताता है कि मुझे ये कॉलम नहीं चाहिए, और वो मेरे साथ जब मीटिंग हुई थी उसने रेड हाईलाइट किए थे, उसके ऊपर क्लिक करके ना पूरा कॉलम रेड कर दिया था, ये नहीं चाहिए। तो मैंने उसको ये कहा था कि जो आप डाउनलोड कर रहे हो ना डेटा, उसमें से मत रिमूव करो। ये मैं पावर क्यूरी से रिमूव कर दूंगा, तो फ्यूचर में आपको ये एक्टिविटी नहीं करनी पड़ेगी बार बार। हाँ जी, इकरा आपका कोई क्वेश्चन है? सर काइंडली जो नाम है ना, वो पूरा ले लिया करें ताकि कंफ्यूजन इकरा ना हो कि इजाज किसके मैंने बारे पहले में बोला बात था आई करें। थिंक सो। अब इकरा एक ही रहेगी थी ना जिसने वो हैंड रेज किया यस हुआ। सर, यस सर, सॉरी वो माइक इशू आ रहा था। सर ये मैंने पूछना था कि देखिए आपने कुछ वैल्यू कुछ कॉलम्स को मर्ज किया और कुछ को अपेंड किया, ठीक है? तो हमें किस तरह मतलब पता चलेगा कि इसको हमने अपेंड करना है या इसको मर्ज करना है? अच्छा। मर्ज तो कुछ वैल्यूज होती है ना हम्म। जिनको हम मर्ज कर लेते हैं, तो आपने कॉलम्स को किया ना, तो उसका बताएं जरा प्लीज काइंडली। मर्जिंग ये होती है कि आपके पास टेबल है एक, जैसे फैक्ट टेबल था, उसके अंदर नए कॉलम ऐड करने हैं, उसको हम मर्जिंग कहते हैं। उसके अंदर ही नए कॉलम ऐड करने हैं। लेकिन अगर दो टेबल हैं, उनको ऊपर नीचे पेस्ट करना है, उसको पेंड कहते हैं। ठीक है, उनके कॉलम एक जैसे हैं, 2 3 4 5 6 टेबल हैं, उनका एक बनाना है, तो आप उसको पेंड ओके, करेंगे। लेकिन 2 3 ओके। 4 5 6 टेबल है, लेकिन एक टेबल के अंदर बाकी की वैल्यूज आपने जिस तरह एक्सेल में वीलुकअप यूज करते हैं उस तरह लेके आनी है, उसके लिए पेंड यूज करेंगे। सर थैंक यू। अगर आपने कुछ पूछना है? जी सर, वो मैंने कहना था वही बात कि एक तो प्लीज ऐसी कोई एग्जांपल दीजिएगा। ये तो एक सिंपल सा एरर था ना, कोई और एरर्स हो जो हमने निकालने हो तो हमें कैसे पता चलेंगे और किस तरह से निकालेंगे। दूसरी बात ये कि जो भी असाइनमेंट है वो काइंडली जो है, क्योंकि अभी पूरी वीडियो जो है ना वो असाइनमेंट के लिए देखनी पड़ती है, वो तो हाँ, उतनी देर बता में देता हूँ। असाइनमेंट बना लें, ग्रुप में डाल असाइनमेंट दीजिएगा प्लीज। ग्रुप में अब्दुल वहीद भाई, ये असाइनमेंट जो मैं अभी बताने लगा हूँ ना, ये लिख के ना एक दफा ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, इनको लिखी हुई इस तरह से दे दें। अच्छा, असाइनमेंट आपको मिल जाती है। एक सवाल मेरे पास ये है अहमद शकील की तरफ से और इमरान की तरफ से, कि डेटा साइंस के स्टूडेंट्स किस फील्ड को चूज करें, जो आपको आसान लगती है उसमें। मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सबसे आसान डेटा, सॉरी, मार्केटिंग, ई कॉमर्स और एचआर, ये आसान डेटा सेट्स होते हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। हेल्थ केयर और जो फाइनेंशियल डेटा है, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो आप अगर उस फील्ड के हैं तब उसकी तरफ जाइएगा। अब आते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट क्या है? आपने दो डेटा सेट्स लोड करने हैं, एक है और दो डिफरेंट फाइल्स में लोड करने हैं। एक आपके पास डेटा है जिसके अंदर मैं अगर स्नोफ्लेक स्कीमा का डेटा है। स्नोफ्लेक स्कीमा के अंदर अगर आप देखो तो यहां पर आपके पास टोटल 6 टेबल्स आ रहे हैं, 5 टेबल्स हैं। ऑर्डर आइटम टेबल को आपने लेफ्ट टेबल के तौर पे कैलकुलेट करना है, और उसमें ऑर्डर टेबल की वैल्यूज, कस्टमर टेबल की वैल्यूज, प्रोडक्ट की वैल्यूज और सप्लायर की वैल्यूज आप लेके आनी है यूजिंग मर्ज क्वेरीज। ठीक है, मर्ज क्वेरी की असाइनमेंट है आपकी। इसी तरह से दूसरी असाइनमेंट आपकी ये है कि स्टार स्कीमा को आप ओपन करेंगे, इसके सारे टेबल लेके आएंगे,
फैक्ट टेबल आपका लेफ्ट टेबल हो जाएगा। जितने भी डायमेंशन टेबल हैं इनकी 1, 2 या 3 कॉलम जितने आप समझते हैं कि मैं लेके आ सकता हूं वो आप लेके आएंगे, और आपने ये सारी मर्जिंग के जो पावर क्यूरी के स्क्रीनशॉट्स हैं ये हमारे साथ शेयर करने हैं। आपको रिपोर्ट या फाइल या कुछ भी शेयर नहीं करना, आपने सिर्फ ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है, और यहाँ पे जो फाइनल आपकी, जैसे ये मैंने अपेंड किया ना, अपेंड के कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, स्टेप्स आ रहे हैं, एक ही स्टेप है। मर्जिंग के आपके बहुत सारे स्टेप्स बनेंगे, आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टीज का और उन तमाम स्टेप्स का एक स्क्रीनशॉट लेके हमें सेंड कर देना है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि आपकी मर्जिंग ठीक है या मर्जिंग ठीक नहीं है। ये दोनों के ऊपर आपने करना है। अब्दुल वहीद भाई, हमारे 4 ग्रुप हैं, रिकॉर्डेड वाला, ऑनलाइन वाला, ऑन साइट वाला और PNL सॉरी वो PL 300 वाला। इन सब के अंदर आपने ये शेयर कर देनी है असाइनमेंट जी। और कोई क्वेश्चन किसी का, कोई चीज आपने पूछनी हो? आई थिंक मदीहा की तरफ थोड़ा सा इशू है इंटरनेट का, इस वजह से वो बार बार कनेक्ट हो रही हैं। इंटरनेट वगैरह आपने सेट कर लें। मैं आपको उसमें क्लोज करने से पहले एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, और ये बात है 2020 की, जब मुझे काम मिलना शुरू हो गया था अपवर के ऊपर, फाइवर के ऊपर, यूके की एक कंपनी ने मेरे साथ रब्ता किया था ट्रेनिंग के लिए। उनको एक ट्रेनर चाहिए था जो कि उस वक्त पावर बीआई सिखाता, जब मुझे भी पावर बीआई बड़ी बेसिक लेवल की आती थी और मैं लोगों को बड़ा तरले से सिखा रहा होता था, क्योंकि पावर बीआई इटसेल्फ अभी एक छोटा बच्चा था, लोगों को पता ही नहीं था इसके बारे में। तो जो उसके बारे में कुछ बोलना जानता था, इसका मतलब यह है पावर बीआई एक्सपर्ट है। मुझे एक्सेल के अंदर डेक्स लिखना आता था, पावर पिवट के मॉडल के बारे में पता था, पावर क्यूरी के बारे में पता था, तो वही चीजें यहाँ पे थी, मैं लोगों को बताता था। मैं यूज करता था जोंग का इंटरनेट, क्योंकि मैं जोंग में जॉब कर रहा था, और कोई एक शहजादा था जिसको उस वक्त याद आया कि मैंने आबिद को कॉल करनी है। मैं उसकी कॉल काटे जा रहा हूं और वो कॉल पे कॉल किए जा रहा है, और क्लाइंट के साथ जब जूम पे आप बैठे हैं और कॉल आ जाए तो आपका जूम जो है कनेक्टिंग पे चला जाता है। तो जब 2 मरतबा ऐसा हुआ तो तीसरी मरतबा क्लाइंट मुझे छोड़ के भाग गया। मैंने बड़े मैसेज भी किए उसके बाद, क्योंकि नए नए बंदे को बड़ी परेशानी होती है, क्लाइंट किधर चला गया। मैं तो मुझे तो काम मिल जाना था, और वो अच्छा खासा काम था। उस वक्त मुझे $15 पर आवर पे उसने ऑफर की थी कि हम आपको हायर करेंगे इसके लिए। जब मेरा इंटरनेट उसने देखा तो उसने कहा नहीं, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, आपका इंटरनेट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है। ये 2 चीजें अच्छी हैं। कैमरा आपने यूज करना है, कैमरा कभी भी ऑफ करके नहीं जाना। ऑफ करके जाएंगे, क्लाइंट आपके सामने नहीं आएगा, वो समझेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के ले लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं इसको जी। इकरा एजाज। सर क्वेश्चन तो जरा मेरा हट गया, लेकिन प्लीज आपका एक्सपीरियंस है, आप बताइएगा इसके बारे में कि आप मतलब ये काम जो है ना, मतलब इस पे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही टाइम देना पड़ता है, रात को भी जागना पड़ता है, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही है। तो फिर दिन को तो काम करने ही होते हैं, दिन के जो है वो तो रूटीन वाइज करने ही पड़ते हैं। तो इसमें इंसान एक्टिव कैसे रह सकता है? मतलब हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप कॉफी पीते हैं? नहीं, मैं कोई कॉफी, अपने कोई चाय, कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ अपने नहीं। सर अपने मतलब दिमाग को एक्टिव रखने के लिए क्या कोई टिप दें प्लीज काइंडली। मुझे तो मेरे दिमाग को एक्टिव रखने के लिए ना, मैं बताता हूँ कि मुझे किसी अपने ने मुझे टिप दी थी कि उसने मुझे चूना लगाया था, कोई तकरीबन 58 लाख का मकरूज कर दिया था, और मेरी रात की नींदें हराम हो गई थी। मैं ये कर्जा कैसे उतारूंगा? तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट मोटिवेशन ये थी कि भाई मैंने कर्जे उतारने हैं, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये होगा कैसे। आपने 1-2 चीजों का ख्याल रखना है। जब आप सीखने के लिए बैठे हुए हैं तो आपके पास आपका मोबाइल अगर वीडियो देखने के लिए है जो उस ट्रेनिंग की है तो फिर ठीक है, अदरवाइज मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। ना कोई गेम चल रही हो, ना कोई स्क्रोलिंग चल रही हो उसके ऊपर। दूसरी चीज, आपने मोटिवेट होकर नहीं सीख सकते। मोटिवेशन इज बुलशिट, वो कुछ भी नहीं है। मोटिवेशन होती है आपकी 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। आपने किसी की बड़ी जज्बाती तकरीर सुनी है, आप बड़े मोटिवेट हो गए हैं, लेकिन जैसे ही वो बुहार उतरता है मोटिवेशन का तो आप फौरी तौर पे डिसाइड हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये तो फजूल चीज है, किसी काम की नहीं है। आपने डिसिप्लिन के साथ चलना है। अब डिसिप्लिन कैसे पैदा किया जाए? आपने कहा दिन को हम बिजी होते हैं,
ठीक है, आप दिन को अपना जो भी काम है, अपने मामलात को करें। रात के 2 से 3 घंटे कोई एक टाइम डिसाइड कर लें, और रात का टाइम इसलिए बेहतर है कि जब आप अपवर्क पे काम करेंगे, लिंक्डइन के ऊपर जाके आप काम करेंगे, यानी कि क्लाइंट की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे, तो आपका यूएस का क्लाइंट उस वक्त एक्टिव होता है। तो रात का कोई टाइम आप डिसाइड करें, इस टाइम पे जाके मैंने सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई की रिपोर्ट्स के ऊपर काम करना है। और जो असाइनमेंट मैंने शुरू की है, वो जब तक मैं कंप्लीट नहीं कर लेती, मैंने उठना नहीं है इस लैपटॉप के सामने से, भले मुझे सुबह के 2 बज जाएं। मैं जब शुरू किया था ना इसको, तो मैंने भी अपने स्किल से नहीं शुरू किया था। मेरा स्किल क्या है? डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स। मैंने शुरू किया था ग्राफिक डिजाइनिंग से। तब ग्राफिक डिजाइनिंग इसलिए शुरू किया था कि जिन लोगों को मैं फॉलो कर रहा था, जिन लोगों को देख के मुझे पता चला कि पैसे ऑनलाइन किस तरह से कमाए जा सकते हैं, वो ग्राफिक डिजाइनर थे। तो मैंने कैनवा तो नहीं था उस वक्त वो था अडोब इलस्ट्रेटर था, फोटोशॉप था, इनडिजाइन था। मैंने ये सीखे मोटिवेशन ली हिशाम सर्वर से, और फॉलो किया इमरान अली दीना को, जीएफएक्स मेंटोर के नाम से उसका यूट्यूब चैनल है, और मैंने वहां से सीखा। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखें कि मुझे तकरीबन 6-7 महीने में लगा रहा हूं उसके पीछे, मुझे एक भी ऑर्डर नहीं मिला। या इससे भी ज्यादा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के पीछे दौड़ता रहा हूं। बड़े अच्छे मैं लोगो शोगो ये सारी चीजें बना लेता था। फिर मुझे एक दोस्त से मेरी बात हुई, और ये बात मैं तकरीबन हर ट्रेनिंग में बताता रहता हूँ। अब इतनी जुबानी याद हो चुकी है ना, जैसे वो मरीज को याद हो जाता है कि वो कैसे गिरा था, कैसे चोट लगी थी, वो वाली चीज हर किसी को बता के। फिर मैंने एक दोस्त था टेलीनॉर में, वो भी फ्रीलांसिंग कर रहा था फाइवर के ऊपर, और वो वीडियो एडिटर था। उससे बात हुई, उसने कहा यार अडोबी प्रीमियर सीखो तो तुम्हें अच्छा खासा काम मिलेगा। मैंने वो भी सीख लिया। जब वो सीखा तो भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अब मेरी आप लेवल चेक करें कि कर्जों में दबा हुआ हूं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और जो रास्ता नजर आ रहा है वो भी काम नहीं बन रहा। वीडियो एडिटिंग भी साइड पे होगी, 6 महीने इसके ऊपर मैंने लगा दिए। फिर मैंने आई थिंक मई में या जून में 2019 में मैंने माया सीखी थी। माया है बेसिकली हम 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन के लिए यूज करते हैं। तो उसके ऊपर मुझे 2 ऑर्डर मिले थे $15 के, और वही मेरी एक ऐसी मोटिवेशन थी जिसके बाद मैंने कहा ये फ्रीलांसिंग से वाकई पैसे बनते हैं, क्योंकि वो $30 मैंने विथड्रॉ करके अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंट में लेके आया था। पहले पेनियर में लेके गया था, तब पेनियर के ऊपर लोअर लिमिट नहीं थी $150 की, और उसके बाद उनको मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया था, और मेरी मोटिवेशन जमीन से उठ के आसमान पे चली गई। लेकिन एक चीज जिसने मुझे वहां पे बड़ी तकलीफ दी थी वो ये थी कि पूरा 1 हफ्ता लगा है ये ऑर्डर मिलने से लेकर रेंडरिंग करने तक, तब जाके मुझे इतने पैसे मिले हैं। और मेरी अपनी सैलरी 1,80,000 रुपए थी जोंग में। तो 1,80,000 रुपए मैं ले रहा हूँ, कट कटा के 1,40 तो मिल ही जाता है। तो पूरा हफ्ता लगा के तो मैं सिर्फ उस वक्त आई थिंक 110 रुपए का शायद डॉलर था। तो मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ एक हफ्ते में? ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से एक दफा हार गया था कि नहीं यार, हालांकि काम मिल भी गया है, फिर भी मैं हार गया था कि यार इससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। तब मुझे किसी एक अल्लाह के नेक बंदे ने, जो कि कभी मेरा स्टूडेंट भी रह चुका था, उसकी प्रोफाइल मेरे सामने आती है, उससे मैं राब्ता करता हूँ, उससे मैं पूछता हूँ कि यार ये कैसे होता है, कैसे कर लेते हो। उसने मुझे गाइड किया, उसने मुझे बताया कि आपने किस तरह से फिल्टर्स अप्लाई करने हैं अपवर्क के ऊपर, किस तरह से आपने कवर लेटर लिखना है, किन जॉब्स पे अप्लाई करना है और किन जॉब्स पे अप्लाई नहीं करना। और फिर मैंने जो चीजें उसने मुझे बताई थी उन चीजों को फॉलो किया। तो आई थिंक ये मुझे जनवरी में उसने मेरे साथ किया था ये सेशन, और फेब में मुझे अपवर्क पे पहला ऑर्डर मिला था। और उस पहले ऑर्डर के बाद फिर थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया, फिर फाइवर पे मिलना शुरू हो गया। तो 2020 में कोई $550 मैंने अपवर्क से कमा लिया था, और 2500 के लगभग मैंने फाइवर से कमा लिया था। 2021 तक मेरा माइंडसेट बड़ा क्लियर हो गया था, क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि भाई यही चीज है, यहीं से पैसा बनना है, और इसके पीछे दौड़ पड़ो। और फिर मैं फुल डेडिकेशन के साथ इसके पीछे लगा हूं, और फिर 21 में मैं फुल टाइम इसमें फ्रीलांसर हो गया था। सो आपने भी जब तक पैसे नहीं आते तब तक सेल्फ मोटिवेशन पे चलना है। जब तक आपके पास पहला डॉलर नहीं आएगा, सेल्फ मोटिवेशन है प्लस डिसिप्लिन है। अपना टाइम टेबल बनाएं, अपने टॉपिक्स बनाएं, आज का टॉपिक आज करके मैंने सोना है, हो जाएगा, उसके बाद आराम करें। और फिर जब आपके पास कोई $20-25 का भी कोई प्रोजेक्ट कर लिया ना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता।
हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने शेयर किया हमसे ये बात। जी, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, इकरा जुबैर, आपने कुछ पूछना है? जी सर, आपने कल एक बात की थी कि जिस तरह से जब जैसे-जैसे हम ये जो है लेक्चर्स ले रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साथ ही हम अपवर्क और बाकी जगह पे जो है अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं। तो सर काइंडली जब टाइम हो आपके पास ग्रुप में या कोई भी इस तरह से शेयर कर सकें कि जो अब हम जैसे हम लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अर्से से वर्किंग में, कि हम लोगों की जो प्रोफाइल होगी या जो हम अपनी सीवीज़ बनाएँगे वो किस तरह की होंगी और उन पे हम क्या मेंशन करेंगे? किस तरह के कोई फॉर्मेट वगैरह हो तो काइंडली वो ज़रूर बताइएगा। अब्दुल वहीद भाई, वो जो हमारी प्लेलिस्ट है ना अपवर्क की, वो सबके साथ शेयर कर दें प्लीज, ग्रुप के अंदर, सारे ग्रुप्स में शेयर कर दें। ठीक है, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह आपके साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद अहमद शकील का क्वेश्चन है, सर क्लाइंट हंटिंग के रिलेटेड भी गाइडेंस होगी और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम होगा? अच्छा अहमद, इस ट्रेनिंग को हमने डिजाइन ही ऐसे किया कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट हम वो लेंगे जो उस वक्त हम अपवर्क से उठाएंगे। तो उसकी एक सैंपल मैंने आप लोगों को पहले सेशन में आई थिंक दिखाया भी था। और यस, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हम लाजमी बात करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास एक एडिशनल टॉपिक है। PL 300 वालों के लिए नहीं मैं ये कह रहा, डेटा एनालिसिस वालों के लिए कह रहा हूँ, लिंक्डइन है। तो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत जबरदस्त चीज है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव होते हैं, पूरी रिजल्ट लिंक्डइन कभी भी नहीं देता आपको, लेकिन ये 2 महीने 3 महीने तक जो है ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट देता है। मैं कभी भी लिंक्डइन के ऊपर इतना भरोसा नहीं करता था। मेरे पास एक स्टूडेंट आते हैं, प्रोफेसर साहब थे, लेकिन वो उनकी आईसाइट का इशू था। उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दी थी, जो कि टिप्स मैंने खुद जब उन पे काम किया तो मुझे लगा कि यार लिंक्डइन तो अपवर्क से बहुत बेहतर है। लिंक्डइन का क्लाइंट भी ज्यादा समझदार है, लिंक्डइन का पे पैसे भी नहीं देने पड़ते हमें कनेक्ट्स वगैरह के लिए। सो यस, हम क्लाइंट हंटिंग लिंक्डइन के ऊपर जरूर करेंगे इंशाल्लाह। अपवर्क के ऊपर हम ऑलरेडी प्रोफाइलिंग वगैरह कर चुके हैं। तो जो डेटा एनालिसिस वाले हैं, आप लोगों का मैं कोशिश करूंगा एक एडिशनल वीक रखूं, जिसमें मैं सिर्फ आपको बिडिंग करना सिखाऊंगा। और अगर आप लोगों की तब तक प्रोफाइल्स 100% कंप्लीट हो चुकी हुई, तो फिर हम उन प्रोफाइल्स को यूज करते हुए बिडिंग भी करेंगे। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन हो? मेरी कोशिश है कि आप लोगों के सवाल जवाब जो है ये भी रिकॉर्ड हों और ये भी साथ अपलोड हो जाएं। इकरा इजाज, आपने सर कुछ मैं पूछना है? सर बस यही है, आपने बोला कि किससे मोटिवेट होकर अगर आप आए हैं तो फिर ये मुश्किल काम है, लेकिन सर मोटिवेशन तो मिली है, मतलब कि आपसे या फिर और भी लोग हैं जिनको देखा है, मतलब आपने लेकिन सर डिसिप्लिन फर्स्ट रखना है, स्टेप, आपने अंदर डिसिप्लिन। यस सर फर्स्ट स्टेप हमारा लर्निंग है और स्ट्रगल है। उसके बाद मतलब कि अल्लाह ताला जरूर हमें सक्सेसफुल करेंगे और इंशाल्लाह फिर हम जो है आगे तक जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेन हमारा अभी जो गोल है वो उसको कंसिस्टेंसी और स्ट्रगल है। एग्जैक्टली विद डिसिप्लिन। ओके सर सर, थैंक यू। सर मैंने भी आपकी तरह की स्टोरी है थोड़ी सी। 2021-22 में मैंने अपवर्क पे एक प्रोफाइल बनाई थी जी, एसईओ के रिलेटेड ना, लेकिन वो भी आपकी तरह था, मतलब नहीं काम बना, फिर मैंने फेड अप होके छोड़ दिया था। ओके। तो अब क्या अब मैं दोबारा अपवर्क पे विद पासपोर्ट नई आईडी बनाऊं या उसी पुरानी को चलाए लेके नहीं, उसी चलाऊं? को हम चेंज करेंगे, उसी को अपडेट करेंगे। चले, ठीक हो। ठीक है जी। अरशद भाई, अरशद साहब की तरफ से कुछ सवाल है? जी, मुझे वो सर वो लिंक्डइन के बारे में थोड़ी सी बात करनी थी कि वो लिंक्डइन के ऊपर ना मेरी प्रोफाइल बनी हुई है काफी पुरानी। अ, और मैं उस वक्त सऊदी अरब में था तो वही बनाई थी मैंने। तो लेकिन अब मैं यहाँ पे आके उसको अगर उसको मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, एडिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम कर रही है, मतलब वो होती नहीं है, मॉडिफाई नहीं शायद होती आपके है। पास वो दूसरा वाला ये ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं होगा ना? नहीं, मैंने अपना पर्सनल ईमेल पे बनाई थी और उसी के ऊपर एक्सेस है वो, अच्छा, लेकिन वो प्रोफाइल एडिट नहीं हो रही थी। चलें इसको देखते हैं ना, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। अब तो उस्ताद जी हमारे पास हैं, चैट जीपीटी, उससे पूछ लेंगे, कुछ करते हैं इसको। और दूसरा ये कि क्या इसका ये प्रीमियम वर्जन लेना चाहिए सर वैसे मैंने लिया नहीं है, लिंक्डइन का? लेकिन मैंने सुना है कि इसका फायदा है आपको, खास तौर पे लोगों के ईमेल आईडीज, उनके जो डीएम्स वगैरह करने हैं, वो इजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है। मदीहा फातिमा।
सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि आप ऐसा हो सकता है कि क्या आप मतलब एक क्लाइंट की तरह हमारे साथ बिहेव करें? जैसे आप बताते हैं कि डाटा फेच करना है, मुख्तलिफ सोर्सेज़ से करना है, तो अगर ऐसा हो जाए कि आप ही मतलब एज़ अ क्लाइंट हमारे साथ ट्रीट करें और हमें बताएँ कि मैं डाटा आपको फलानी एक जगह से प्रोजेक्ट या दूं, कहीं उस से लेना प्रोजेक्ट है। के ऊपर आपको जैसे क्लाइंट लेके चलता है उस तरह लेके चलूं। जी, 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 थोड़ी-सी बड़ा हमें जबरदस्त ओवरव्यू हो आइडिया जाएगी, वैसे आपका। प्रैक्टिस हो इसके जाएगी। ऊपर करते हैं काम इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग में। जब हम एक जी दफा सर। पावर बीआई में से गुजर जाएंगे तो मैं आपको इसी तरह के से प्रोजेक्ट्स लूंगा अपवर्क से, लेकिन प्रोजेक्ट्स आपको डेटा के साथ इसी तरह से दूंगा जैसे क्लाइंट हमें देता है। जी, जी, जी सर, मैं यही चाह रही थी कहना। ठीक है इंशाल्लाह। थैंक हाँ यू, जी। ओके सर। जी राशिद साहब। जी सर, वो मदीहा को अप्रिशिएट किया था क्योंकि यही क्वेश्चन मैं भी करना चाह रहा था। अच्छा, नहीं इंशाल्लाह हम ये करेंगे। ये देखें, इस तरह के आइडियाज आप लेके आते हैं तो हमारा भी दिमाग खुलता है यार कि ये चीज भी हो सकती है। मैंने नहीं सोचा था इस तरह भी हमें करना चाहिए। ऑब्वियसली उसके अंदर इंडिविजुअल लेवल पे हम आप लोगों को साइन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देंगे और उसके ऊपर आपको फॉलो अप करेंगे। अच्छा, ये मेरे पास एक तो आपका बार बार अहमद एक क्वेश्चन आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को कोडिंग में भी इंटरेस्ट हो, वो कैसे ग्रो कर सकते हैं अलॉन्ग विद। जिनको कोडिंग में इंटरेस्ट होता है ना, वो पाइथन डेटा एनालिटिक्स जरूर करें। और विच फील्ड इज बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म कैरियर्स। कोई भी फील्ड अहमद जो डेटा के साथ जुड़ी हुई है वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेस्ट है। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, हाँ वो डेटा साइंस हो, डेटा इंजीनियरिंग हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, डेवऑप्स हो, डेटा एनालिटिक्स हो, ये जितनी भी फील्ड्स डेटा के साथ अटैच हैं ये लॉन्ग टर्म आपके काम आने वाली हैं। और उसके बाद आपने कहा जी एडिशनली टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी डिग्री वर्थ एंड टैग ऑफ अच्छा, अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने जो डिग्री करनी है इसका मकसद क्या है। अब 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद हम इसको वाइंड अप कर देते हैं। पहला आपका मकसद ये है कि आप डिग्री इसलिए कर रहे हैं कि आपने आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में या सीएसएस करना है, कोई कमीशन वगैरह लेना है, सरकारी अफसर बनना है। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी उतना मैटर नहीं करती जितने आपके मार्क्स मैटर करते हैं, जितना आपका माइंडसेट मैटर करता है, जितनी आपकी ग्रूमिंग मैटर करती है। दूसरे नंबर पे आता है प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत मैटर करती है। अगर आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से होंगे उतने आसानी से हायर हो जाएंगे और उतनी आसानी से आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। अगेन मैं एग्जांपल देता हूं, मैं जोंग में था तो लम्स वाले सिर्फ अपना ऊपर लोगो लगाते थे और सीवी में कुछ भी नहीं होता था और वो हायर हो जाते थे। अदर यूनिवर्सिटीज वाले जो है वो लंबी लंबी और इतनी जबरदस्त सीवीज और इधर उधर के एक्सपीरियंस लेके आते थे और उनको उसने सैलरीज नहीं मिलती थी। और ये एक रियलिटी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाली की जो सीवी होती है ये उठा के साइड पे रख दी जाती है। जब मैंने इसके ऊपर बात की थी वीडियो में तो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर मुझे, मेरी अच्छी खाली क्लास नहीं थी कि वर्चुअल के खिलाफ आप क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वर्चुअल की डिग्री लेके फिर रहा होता हूं तो मुझे हटानी पड़ी है वो डिग्री अपनी सीवी से। अब मेरी सीवी के ऊपर ग्रेजुएशन लिखा होता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, ना एमसीएस लिखा है ना एमबीए एग्जेक्टिव लिखा है, क्योंकि दोनों वीयू से मैंने की हुई है। सो अगर आपने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो ये जरूरी है। अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी है तो डिग्री कहां से भी हो, कैसी भी हो, आपके पास एक गुड टू हैव चीज है, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने शायद आप लोगों के सेशन में या दूसरे सेशन में बताया था कि मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में आज तक किसी बंदे ने मुझसे नहीं पूछा कि मेरी डिग्री क्या है, किस यूनिवर्सिटी से की है, किस सब्जेक्ट में की है। तो यहां पे आप क्या कि डिग्री से ज्यादा आपकी सर्टिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। आई होप कि ये छोटा सा जो मैंने आपको आंसर दिया है ये आपकी उन तमाम चीजों को कवर कर गया है।